दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज की इस कक्षा में हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे कि संज्ञा कहाँ से आई, क्या है, इसके अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, रचना के आधार पर कितने भेद हैं और उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं। संज्ञा कौन सी संज्ञा एक वचन में रहती है, कौन सी बहुवचन में रहती है, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनती है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे जातिवाचक कैसे बनती है। इस क्लास में आज सब कुछ क्लियर होने वाला है, एक एक चीज़। बशर्ते आपका ध्यान पूरा कक्षा में होना चाहिए और आपको पूरी कक्षा देखनी पड़ेगी। और थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अपने साथियों को ये क्लास ज़रूर शेयर करनी पड़ेगी और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। बस एक एक चीज़ का विश्लेषण करके बताऊंगा आज, तो बस ध्यान से देखते रहिए। तो संज्ञा क्या है, इससे पहले थोड़ा सा क्या कहेंगे कि संज्ञा का जनक कौन है। संज्ञा आई कहाँ से, तो इसका जनक है विकारी। विकारी प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी एक अविकारी। ये क्या होते हैं, ये जब शब्द का चैप्टर करवाएंगे तब पूरी तरह इनके बारे में विश्लेषण करेंगे। तो विकारी में कौन कौन से आ जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा, तो विकारी शब्द से इस संज्ञा का जन्म हुआ। और अब विकारी का मतलब क्या होता है? जिनमें बदलाव होता है, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण जिनमें बदलाव होता है वो क्या है, होता है विकारी। यानी कि जिनमें परिवर्तन होता है। विकार का मतलब जिनमें दोष आ जाता है, बदलाव, परिवर्तन, कुछ भी कह सकते हैं। अब जैसे देखो, गाय, गाय का हम लिंग बदलेंगे तो बैल हो जाएगा। मेज का हम वचन बदलेंगे तो मेजे हो जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो था इसका जनक, क्या? विकारी। अब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से करवाऊंगा, आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं ये क्लास देखने के बाद। अब संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संज्ञा बनी है दो चीज़ों से, दो वर्णों से, शब्दों से, शम प्लस ज्ञा। अब शम का मतलब क्या होता है? शम का मतलब होता है संपूर्ण, और ज्ञा का मतलब होता है जानना, किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से जानना, संपूर्ण जानकारी उसके बारे में। और इसका संज्ञा को बोलते हैं नाम। शाब्दिक अर्थ कहूँ तो इसका नाम होता है। यानी कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी कोई चेतन, अचेतन, निर्जीव, सजीव, जो भी कोई चीज़ है किसी भी रूप में, उसका कोई न कोई नाम है, तो वही नाम ही क्या है? संज्ञा है। ठीक है, यहाँ तक तो पता चल गया होगा। अब देखो, अब यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये क्लास किस किस के लिए रहेगी उपयोगी? ये क्लास सेकंड क्लास से लेकर और 10th क्लास तक के बच्चों के लिए, वो भले ही कौन सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, वो, क्योंकि संज्ञा का चैप्टर जो है सभी आता है सभी कक्षाओं में। दूसरा, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, वहाँ वो भले ही पुलिस की हो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, और कौन सा, और दूसरा कौन सा भी जो है टीचर्स का कोई भी टेस्ट हो वहाँ, और टेट, एच टेट हो, रीट हो, एमपी टेट, यूपी टेट, कौन सा भी, उनके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी रहने वाली है। अब देखो, प्रश्न कहाँ कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए। परिभाषा तो पूछते हैं केवल कहाँ? स्कूली पाठ्यक्रम तक परिभाषा। और कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछेंगे कि निम्नलिखित में संज्ञा का नाम बताइए कौन सी है। कोई 4 ऑप्शन दे देंगे, संज्ञा का नाम बताइए कौन सी है। फिर और कैसे दे सकते हैं कि भाई निम्नलिखित में से जो है ये संज्ञा
इनमें से कौन सी संज्ञा नहीं है, या जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किससे नहीं बन सकती। ये 4-5 तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे आज। तो देखो, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वर्ग, वस्तु, स्थान, भाव, विचार का नाम ही संज्ञा है। यानी कि क्या कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति का मतलब यहाँ स्पेशली व्यक्ति ही नहीं है, व्यक्ति है लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आएगी उसमें सिर्फ व्यक्ति नहीं, स्पेशल वर्ग यानी कि समूह, वस्तु कोई भी वस्तु है, ठोस द्रव जो भी है, ठोस, या स्थान, भाव, भाव हमारे जो इमोशंस हैं, विचार का नाम ही संज्ञा है। तो ये इसकी परिभाषा है। अब देखो व्यक्ति में क्या गया, जैसे मोहन। वर्ग, वर्ग का मतलब एक जाति समझो, एक पूरे जो है ना उस जैसी कोई चीज़ हो, उसका पूरे का मतलब बोध करवा रहे हो। वस्तु क्या आ गया, मेज आ गया। स्थान जैसे जयपुर, भिवानी, रोहतक, दिल्ली। भाव में क्या गया, भाव विचार में क्या गया, गुस्सा, ईमानदारी, ये सभी इसमें आ गए। अब आती है बात संज्ञा के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब कि हम जो चीज़ हम दिखाई दें, जो चीज़ हमें दिखाई देती हैं वो मूर्त में आ जाती हैं। जैसे व्यक्ति वस्तु इंद्रिय गम में जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम छू के पता लगा सकते हैं। जैसे ये कॉपी है, मोबाइल है, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, जिनको हम जिह्वा से चख सकते हैं, वो तो किस में आ जाएंगी, मूर्त में आ जाएंगी। और इसके अंतर्गत कौन सी आएंगी, व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक। अब बात आती है अमूर्त की। अमूर्त में कौन से, अमूर्त का मतलब हम उसको केवल जो है महसूस कर सकते हैं, मन ही मन, उसको देख नहीं सकते, न चख सकते, न छू सकते। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे आपके ये भाव, विचार, अवधारणा। अवधारणा क्या होती है, कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ जिसे केवल मन ही मन महसूस कर सकते हैं, मन ही मन महसूस करना। अब देखो कुछ एक के ध्यान में आ रही होगी बात कि महसूस, हम हवा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन महसूस करने का मतलब यहाँ मन ही मन, जो चीज़ मन ही मन जो महसूस कर सकते हैं वो आएगी इसमें भाववाचक संज्ञा में, और ये आ जाएगी भाववाचक संज्ञा में। तो ये अमूर्त में। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, ध्यान नहीं मुझे किसमें कौन सा था, कि अमूर्त में कौन सी संज्ञा आती है, तो भाववाचक संज्ञा अमूर्त के अंतर्गत आती है। बिल्कुल एक एक चीज़ का गहनता से करेंगे विश्लेषण। आगे देखो, अब तो इसमें व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक आ गई। व्यक्तिवाचक क्या होती है संज्ञा, यहाँ थोड़ा सा एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में चलेंगे हम। व्यक्तिवाचक क्या होती है कि वह जो संसार में केवल एक ही हो, वह चीज़ जो संसार में केवल अपनी पहचान के कारण एक ही हो, वो तो है व्यक्तिवाचक, उसके समकक्ष कोई दूसरा ना हो। अब जातिवाचक क्या है, संसार में उस जैसे अनेक, जैसे गाय है, गाय यहाँ भी है, वहाँ भी है, उस शहर में, उस गांव में, तो उस जैसी अनेक हैं। और क्या है आगे, जैसे इसमें क्या है, महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, उत्साह, धर्म, लोकतंत्र, भलाई, सफलता। ये चीज़ हम, ये विचार है, कोई भाव है, कोई कॉन्सेप्ट है, लोकतंत्र है, संविधान है, ये सभी कॉन्सेप्ट हैं। तो क्या है ये, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, भाववाचक है, अवधारणा है, विचार है, सफलता क्या है, भाव है, ये सभी क्या है, भाव में, भाववाचक के अंतर्गत आ जाएंगी। अब क्या है, व्यक्तिवाचक में व्यक्ति से अभिप्राय किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। तो आगे चलते हैं। देखो अब बात आती है कि ये इनके भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं ये। देखो अब रचना के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं,
तो रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर भी 3 भेद होते हैं, लेकिन कौन कौन से, ये थोड़े से अलग हैं। व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। गणनीय और अगणनीय। गणनीय में तो कौन सी आ गई थी? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आ गई थी। और अगणनीय में कौन कौन सी आ जाएंगी? अगणनीय में जिसको हम जो है मतलब गिन नहीं सकते, उसमें जो भाई भाववाचक ही मान के चलो, भाववाचक संज्ञा उसमें आ जाएगी। आगे देखो, अब फिर आते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर माने गए हैं कितने? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये अर्थ के आधार पर 5 माने गए हैं। अब देखो, गणनीय संज्ञा, ये पहले जिक्र हो चुका है कि गणनीय संज्ञा में के अंतर्गत वे सभी चीजें आ जाएंगी जिनकी हम गणना अथवा गिनती कर सकते हैं। अगणनीय में कौन सी आ जाएंगी? अगणनीय में वो चीजें आ जाएंगी जो जिन चीजों को हम सिर्फ गिन नहीं सकते, माप तोल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? सामान्यतः व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक अगणनीय में ही आती हैं। ठीक है, ये वाला व्यक्तिवाचक तो खैर इसमें आ सकती हैं गणनीय में, लेकिन भाववाचक और द्रव्यवाचक क्या है? उसमें आ जाएंगी। आगे देखोगे, अब आगे क्या कहते हैं? अब आती है बात सही कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक तो वहां थोड़ा सा बता चुका था मैं। व्यक्तिवाचक वो होती है जो इस संसार में, इसकी परिभाषा देख दो एक बार थोड़ी सी औपचारिक रूप में, जो संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करवाती हैं। किसी विशेष, देखो इस शब्द को पकड़ो, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम का बोध जो करवाती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे मोहन, जैसे मोहन, ठीक है ना, और भिवानी, दिल्ली, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें डिफरेंस क्या है? एक बार जातिवाचक संज्ञा और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में के बीच जो है तुलना करेंगे, और क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा एक बार। देखो, अब क्या है? जैसे हिमालय, गंगा, उत्सव, भिवानी इत्यादि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अब व्यक्तिवाचक अर्थात संसार में केवल एक ही हो, उसके समकक्ष कोई ना हो। जैसे हिमालय है, अब कैसे पता चलेगा? हिमालय तो हो सकता है भाई, हिमालय जो पर्वत है हमारा, हिमालय तो कोई और भी नाम हो सकता है किसी पर्वत का, लेकिन क्या है कि देखो इसकी पहचान क्या है? हिमालय नाम तो किसी और पर्वत का भी हो सकता है, लेकिन ये जो हिमालय है इसकी अलग अपनी पहचान है। क्या पहचान है? यह भारत के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। इसकी स्थिति, आकार ये है, हर समय यह बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसके समकक्ष कोई भी पर्वत नहीं है। अब हो सकता है कि हिमालय और किसी के पर्वत का नाम हो सकता है, लेकिन उसकी स्थिति जो है उत्तर पूर्व में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना, और यदि मिल भी गई 100% तो मिलेगी नहीं, मिल भी गई तो उस पर हर समय बर्फ नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना, फिर बर्फ भी मिल गई तो क्या होगा? इसकी जितनी ऊंचाई है, जितनी इस पर्वत की ऊंचाई है, उतनी उसकी ऊंचाई सेम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इस संसार में केवल एक चीज हो और उसके समकक्ष कोई भी नहीं हो, उसकी सिर्फ अपनी आइडेंटिटी हो, बस ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो सकता है। अब जैसे रेखा ये किसी लड़की का नाम है। अब तुम्हारे मन में विचार आता होगा कि सर रेखा तो इस संसार में, इस भारत में बहुत सारी हाँ हैं, लेकिन रेखा, एक रेखा और 2 रेखा, इनको इकट्ठी करो, भले ही आप 100 रेखा नाम की लड़कियों को इकट्ठी कर लो, उनकी जो है कोई न कोई पहचान अलग मिलेगी। हाइट में फ़र्क मिलेगा, उनके नैन नक्शक में फ़र्क मिलेगा,
शकल सूरत में फर्क मिलेगा, आंखें छोटी बड़ी, चेहरे रूप रंग का फर्क, आवाज़ का फर्क, उनकी चाल ढाल का फर्क। तो उनकी अपनी जितनी भी होंगी 100-200 रेखाएं, उनमें उनकी कोई ना कोई आइडेंटिटी जो है अपनी अलग रहेगी। ठीक है, तो इसलिए जो चीज़ इस संसार में केवल एक हो और अपनी पहचान के कारण जानी जाती हो, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो समझाया जा नहीं सकता व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, आगे देखो अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में मतलब उस जैसी और बहुत सी चीज़ें, उस जैसी और बहुत सी चीज़ें। अब जाति का मतलब यहाँ कास्ट से नहीं है भाई, कास्ट वाली जाति नहीं। ये जाति का मतलब अपना एक वर्ग है, समूह है। समूह तो अलग चीज़ है, मतलब एक अपना दायरा। उस जैसे मानिए कि उस जैसी चीज़ और बहुत सारी। क्या कहता है कि जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, बैल, गांव, किताब, नदी, पहाड़। ठीक है, ये देखो, जैसे लड़की, जितने भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी लड़कियां हैं, वो अपनी ही जाति का बोध करवा रही हैं। सभी लड़कियां जो है वो सभी लड़कियां ही बोली जाएंगी और अपनी जाति का बोध करवा रही हैं। जितने भी बैल हैं सभी अपने बोध करवा रहे हैं। गांव हैं, शहर हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, जितने भी, वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी इसमें। अब इसके माध्यम से समझो कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में फर्क क्या है। अब जैसे देखो कि दो लड़के किसी कोई जो है ना, कोई शादी समारोह में गए हुए हैं। दो लड़के कोई शादी समारोह में पहुंचे। ठीक है, ये नाम है इसका राम और इसका है मोहन। ये दोनों शादी समारोह में जाते हैं। अब यहाँ पहले से एक मोहन का दोस्त आता है, रमेश। दोस्त होता है रमेश। अब ये मोहन और रमेश आपस में मिलते हैं, हाय हेलो होती है इनकी, अरे तुम कब आए, कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब ये राम मोहन से पूछता है, राम मोहन से क्या पूछता है कि अरे मोहन, ये लड़का कौन है। रमेश के बारे में पूछता है कि ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है। देखिए इस बात को ध्यान से सुनिए। अब तक राम की नज़रों में जो रमेश था वो क्या था, लड़का था, और लड़का यानी जातिवाचक था, जातिवाचक संज्ञा थी। अब तक जातिवाचक के रूप में था राम की नज़रों में अभी तक रमेश। तब मोहन बताता है कि राम, ये भी मेरा दोस्त था आपकी तरह, रमेश। हम साथ साथ पढ़ते थे, जो है हम वहाँ इकट्ठे कोचिंग सेंटर में रहे। ठीक है ना। तो तब इसका, राम का और रमेश का परिचय होता है। तो राम इसको देखता है कि इसकी, राम की इतनी हाइट है, जो है ये मोटा है, पतला है, इसकी शक्ल सूरत ऐसी है, चेहरे का रंग ऐसा है, इसकी चाल ढाल ऐसी है। तब जब राम इसका परिचय करवाने के बाद, तब राम की नज़रों में क्या हो गया, ये क्या हो गया, रमेश हो गया, और ये बन गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जब पुकारेगा तो ये रमेश कह के पुकारेगा। रमेश तो और भी हैं इसकी नज़रों में, लेकिन इस रमेश से वो बहुत अलग होंगे। न उसकी हाइट मिलेगी, न चाल ढाल मिलेगी, न मिलेगा उसका रूप रंग। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में इतना फर्क है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे देखो, तो जैसे उदाहरण के लिए ये वही बात है, लड़की, संसार में जितनी भी लड़कियां हैं उनका एक वर्ग है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा में आएगी। जैसे पत्थर, मार्बल, कोटा स्टोन। यहाँ पत्थर जातिवाचक संज्ञा है और मार्बल, कोटा स्टोन ये पत्थर की किस्में हैं। कि भाई मार्बल और कोटा स्टोन, मार्बल तो सभी, हर किसी के घर में लगा हुआ है, उसके घर में भी, उसके घर में भी। ठीक है, कोटा स्टोन ये भी पत्थर की किस्म है, लेकिन ये हर जगह मिल जाएंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे क्या है, पक्षी, तोता और चिड़िया।
तो चिड़िया और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्या कहेगा कि इसमें सिर्फ पक्षी ही जातिवाचक संज्ञा है, चिड़िया और तोता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि चिड़िया और तोता भी अपनी ही जाति का बोध करवा रहे हैं, वो कोई विशेष उनकी पहचान नहीं है, तो पक्षियों की श्रेणी में ही आएंगे वो। अब जैसे अब ये देखो, अब जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे आंधी, वर्षा, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी इत्यादि। ठीक है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं सभी, बारिश है, जितनी भी हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो भाई, हाँ, और जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाचा, ताऊ, पिता, माँ, दादा, नाना, ये सभी भी जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आती है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा पद से किसी भाव, गुण, अवस्था, व्यापार आदि का बोध होता हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो देखो, जैसे क्या, सत्य, न्याय, प्रेम, दया, क्रोध, ऊंचाई, अच्छाई, पढ़ाई, बचपन, खरीद आदि। खरीदना, खरीद, बेचना, क्रय, विक्रय, ये सभी किस में आएंगी, किस में आ जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में। खरीद बेच का मतलब व्यापार में आ गई। सत्य, न्याय, प्रेम, दया, ये क्या है, ये सभी भाववाचक में आ गई। तो ये होती है भाववाचक संज्ञा। अब देखो, इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, नाम से पता चलता है, नाम से ही समुदाय या समूहवाचक, यानी कि जो चीज़ समूह से जानी जाए, जो चीज़ झुंड में, झुंड के कारण जिसका ग्रुप हो, उनके रूप में जानी जाए, वो क्या होती हैं, समुदायवाचक। जिस संज्ञा से पद से किसी समुदाय अथवा समूह का बोध होता हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना मतलब आर्मी। कक्षा, कक्षा मतलब क्लास। कक्षा में कोई एक दो बच्चा तो होता नहीं, कम से कम 15, 20, 25, 30, 40 तो मिलेंगे। परिवार, परिवार मतलब परिवार में कोई एक आदमी का तो होता नहीं परिवार, कम से कम 2 या 3 तो मिलेंगे ना, 3, 4, 5। अब तो खैर भाई 3 मैक्सिमम होते हैं, 3 या 4। पहले जो है ना, पुराने ज़माने में ज्वाइंट फैमिली होती थी, 10-10, 12-12, 15-15, तो एक ग्रुप का बोध होता है। पंचायत कोई एक दो आदमी की होती नहीं है, कम से कम उसमें सरपंच और जो पंच होते हैं वो शामिल होंगे, और गांव के आदमी। भीड़ तो आप जानते हो, टोली, बच्चों की टोली, जैसे समिति, दल, जुलूस, ये सभी किस में आएंगे, झुंड, सभी समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा पद से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो रहा हो तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं उसे। किस किस में, कोई द्रव्य यानी कि लिक्विड, कोई भी धातु है, धातु यानी कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, या पदार्थ, पदार्थ जैसे कोई पदार्थ का मतलब जो भी है, ठोस, द्रव, गैस, जो भी है पदार्थ उसमें, वो तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी वो। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, अब देखो, इसके अंतर्गत पानी, घी, तेल, सभी प्रकार की धातुओं से बनी हुई चीज़ें, सभी प्रकार की धातुएं और धातुओं से बनी हुई चीज़ें, लकड़ी आ जाएगी इसमें, लकड़ी से बनी हुई कोई भी चीज़ें। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है, कोई भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़, रबड़, लाख, लाख मतलब ये लाख संख्या नहीं है, लाख जैसे पहले लाख के चूड़े आते थे, वो भी एक धातु ही है, धातु ही समझो उसको, जो खनिज में आ जाता है वो लगभग। फिर है कोयला,
जितने भी फल हैं, ऊन, ऊन वुलन जिसको बोलते हैं, कपड़ा, ठोस द्रव गैस, ये देखो ठोस द्रव और गैस ये पदार्थ के रूप में आ गया। गेहूं, चावल, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि एक तो ये समझो धातु जितनी, एक तो पहले तो ये समझो कि जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, चाय, पानी, दूध, ठीक है, यानी कि बह के जो चलती हैं वो चीज़ें, पेट्रोल, और फिर क्या, उसके बाद क्या जाती हैं, लकड़ी, और लकड़ी से बनी हुई कोई भी चीज़, यानी कि फर्नीचर का जितना भी सामान है वो किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, जैसे जितने अनाज हैं, गेहूं, चावल, जो मतलब और जो भी है, सरसों है, ये सभी किस में आ जाएंगी, अनाज सभी किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। बिस्किट है और दूसरे खाने की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, ये सभी। और फिर और देखो आगे क्या कहता है ये, क्योंकि हाँ, वायु भी द्रव्यवाचक संज्ञा, वायु भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अब देखो भाई जानकारी है, वायु किस में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ बताया गया था ठोस द्रव और गैस, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैस का, ये गैस है तो इसका मिश्रण है, तो ये मिट्टी और कोहरा भी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, मिट्टी और कोहरा, क्योंकि और आग भी द्रव्यवाचक है, और भाप और वाष्प, वाष्प और भापी, क्योंकि यह कुछ गैसों के मिश्रण का परिणाम है। अब बात आती है कि जातिवाचक और द्रव्यवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक जो है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये किसके उपभेद हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। समुदायवाचक और द्रव्यवाचक का कोई भी एग्जाम्पल हो और उसमें पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से संज्ञा कौन सी है, और नीचे यदि जैसे पूछ लिया कि भाई प्लास्टिक, कि जैसे प्लास्टिक में संज्ञा कौन सी है, और वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है ऑप्शन में, तो सीधा ठोक देना जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा का जन्म हुआ किससे, जातिवाचक से। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये क्लास करने के बाद संज्ञा के लिए आप निश्चित हो जाना, आपका प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। आगे देखो, उपरोक्त सभी उदाहरण विकल्प वाले प्रश्नों में आ जाए तो विकल्प में द्रव्यवाचक ना हो तो जातिवाचक वही है जो बताया मैंने भी। अब जैसे मिट्टी है, हवा है, ये यदि यहाँ द्रव्यवाचक का ऑप्शन ना हो और वन लाइनर में पूछ ले तो क्या करोगे आप, कर देना फिर ये द्रव्यवाचक नहीं, हाँ द्रव्यवाचक करना आपको, और यदि द्रव्यवाचक का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको करोगे जातिवाचक। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखो भाई, उपभेद है, हाँ ये तो वही है, हाँ। और जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में भी कन्वर्ट होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में। जातिवाचक और समुदायवाचक तो बहुवचन में कन्वर्ट हो सकती हैं, समुदायवाचक तो खैर होती है बहुवचन में है, ठीक है ना। आगे देखो, अब संज्ञा के कार्य, संज्ञा के कार्य, वाक्य में संज्ञा पद कर्ता, कर्म, पूरक, करण, आपादान, अधिकरण आदि कोई कार्य करता है, आदि कई कार्य करता है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, तो ये संज्ञा के रूप में आ गया, संज्ञा के रूप में तो है ही, तो मोहन दौड़ रहा है, मोहन संज्ञा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ कर्म है, वह क्या हो गया, कर्ता हो गया, और यहाँ पुस्तक क्या हो गई, अब कर्म के रूप में हो गई, तो कर्म के रूप में कार्य करता है। ये प्रश्न आया था एक बार कि संज्ञा किस किस रूप में कार्य करती है, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन थे, नहीं करती, अगर नहीं का मतलब ऑप्शन था उसमें, मुझे ध्यान नहीं है पूरा। तो ये जो नोट्स बना रखे हैं टोटली एनसीईआरटी बेस है,
और यहाँ से बाहर बिल्कुल आएगा नहीं एक प्रश्न भी, जहाँ संज्ञा का प्रश्न आएगा। आगे देखो, फिर क्या है, मोहन विद्यार्थी है, पूरक के रूप में आ गया। पूरक क्या होता है ये बताओ। पूरक होता है कि जहाँ जब वाक्य को पूरा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ छूट जाए कि जहाँ उसकी पूर्ति करनी ही पड़ती है, कि जैसे हम विद्यार्थी को एक बार हटा के करें तो वह मोहन है। जैसे मोहन खालिस्तान है, भाई मोहन है, तो मोहन क्या है। अब उस क्या की पूर्ति के लिए जब हम करते हैं वाक्य को पूरा करने के लिए तो उसको बोलते हैं पूरक। तो मोहन विद्यार्थी है, तो यहाँ पूरक के रूप में आ गया, विद्यार्थी भी संज्ञा है। अब देखो, रमेश ने चाकू से सेब काटा, अब कर्णकार के रूप में आ गया चाकू से। यहाँ साधन का कार्य कर रहा है, चाकू क्या है, संज्ञा है, चाकू भी। तो संज्ञा के कार्य ये हैं। अब बात आती है कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में बदलाव कैसे होता है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब बन जाती है। तो देखो, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी ऐसी विशेषता, गुण अथवा दोष का प्रतिनिधित्व करती है या प्रसिद्ध हो जाती है, तब उस जैसे गुण दोष के सभी पदार्थ या व्यक्ति व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाएंगे। क्या समझे, बिल्कुल स्टिक शब्दों में समझो इसको। अब जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा कि आज भी देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है। आज भी देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है, भगत सिंहों। अब देखो, भगत सिंह तो क्या था, अकेला था, एक था भगत सिंह तो, लेकिन उसमें क्या थी, उसकी एक भावना के कारण, उसमें उसके गुण के कारण, क्या कि उसमें अपने देश पर मर मिटने की इतनी प्रबल, मतलब अपने मन में एक ऐसी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि मैं अपने जो है देश के लिए पता नहीं क्या कर जाऊं, और वो कर भी गया। सलाम ऐसे महावीरों को। तो उसमें उसकी इच्छा, देश पर मर मिटने की जो इच्छा थी, उसके कारण वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि आज भी किसी युवा के अंदर यदि ऐसी भावना होती है देश पर मर मिटने की, तो उसको क्या कह देते हैं, भगत सिंह कह देते हैं। कि आज भी देश में भगत सिंहों की कमी नहीं है। भगत सिंहों का मतलब आज भी उस जैसी भावना के युवा और भी बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से भगत सिंह क्या था, व्यक्तिवाचक था, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। और अब यहाँ किसका बोध करवा रहा है, जातिवाचक का, जातिवाचक का। यानी कि जितने भी आज देश पर मर मिटने वाले जो मतलब युवा हैं, उनको क्या कह दिया गया, भगत सिंह बोल दिया गया। और वो भगत सिंह आज एक जाति के रूप में, जातिवाचक के रूप में प्रकट हो गया है। समझ गए होगे मेरे ख्याल से। तो एग्जाम्पल और देखो आगे। अब देखो, जैसे अब हमारे देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र कौन था, एक सत्यवादी राजा हुआ है पुराने प्राचीन काल में। उसने अपने जो है ना सत्य को नहीं छोड़ा। तो आज जो भी कोई लोग सत्य बोलते हैं, सच का सहारा लेते हैं, सच पे खड़े रहते हैं, उनको हरिश्चंद्र की संज्ञा दे देते हैं। हरिश्चंद्र तो एक ही था, लेकिन अपने गुणों के कारण वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाने लग गया। आज भी हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद कौन था, एक देशद्रोही था। भाई किसी बाप पिता दादा का नाम हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में काफ़ी फेमस है। तो जो अंग्रेज़ों को वहाँ से उस क्रांति की जो है ना खबर पहुँचाता था, तो देशद्रोही। तो आज भी जो देश की के प्रति द्रोह की भावना रखते हैं, उसको कि कौन बोल देते हैं, उसको जयचंद बोल देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखो, आगे क्या है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित होना। अब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में कैसे,
जब जातिवाचक संज्ञा पद किसी जाति का बोध न करवाकर किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा पद व्यक्तिवाचक बन जाती है। कैसे? जब देखो, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, या गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब देखो, गांधी गोत्र तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ठीक है ना, वरुण गांधी, राहुल गांधी, लेकिन जिसने अहिंसा का मार्ग अपनाया वो महात्मा गांधी ही थे ना। गांधी का मतलब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और जिसने सत्य का मार्ग अपनाया और अहिंसा का मार्ग दिखाया वो कौन थे? महात्मा गांधी। तो ये जो गांधी है, ये जो जातिवाचक है गांधी, ये व्यक्तिवाचक में कैसे कन्वर्ट हुआ? उसके अपने गुणों के कारण। सिर्फ महात्मा गांधी ही थे ऐसे जो वो जातिवाचक थे, और सिर्फ जो है गांधी जो गोत्र से जातिवाचक था, और फिर महात्मा गांधी से क्या बन गया? सिर्फ स्पेशल व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। अगला उदाहरण देखिए, नेहरू जी बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। नेहरू भी गोत्र है, जैसे मोतीलाल नेहरू भी थे, ठीक है ना, और भी बहुत से नेहरू। लेकिन बच्चों में लोकप्रिय कौन थे? नेहरू गोत्र है, जातिवाचक संज्ञा का परिचायक है ये, लेकिन बच्चों के लिए जो प्रिय थे वो स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। उनके लिए तो वो क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, यहाँ से ये प्रश्न पूछते हैं कई बार। अब देखो आगे क्या है, भाववाचक का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन होना। भाववाचक का जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होती है ये देखो। इसको भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, किंतु जब उसका रूप बहुवचन बन जाता है तब वह भाववाचक न बनकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो देखो भाई, भाववाचक का नहीं कहता है भाववाचक नहीं होता। जब भाववाचक संज्ञा, सीधे शब्दों में समझो कि जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन बनती है तो वो किसका रूप ले जाती है? जातिवाचक का। जैसे बुराई है, बुराई जो शब्द है वो है भाववाचक संज्ञा। अब इसका हम बना दें बहुवचन बुराइयों, इसका हम बनाएं बहुवचन बुराइयों, तो अब ये बुराइयों ये जो है भाववाचक नहीं बल्कि ये जातिवाचक में कन्वर्ट हो गई। कैसे? कि जैसे आगे देखो, जैसे बुराइयों से बचो, बुराइयों से बचो, तो बुराइयों से बचो। अब इसका पद परिचय पूछ ले कि भाई बुराइयों में संज्ञा कौन सी है, आ जाए कि बुराइयों से बचो। निम्नलिखित रेखांकित पद में बुराइयों, रेखांकित पद में जो है संज्ञा कौन सी है? तो वहाँ आपको भाववाचक एंडेड 1% ऑप्शन में मिलेगा, और जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो भाववाचक संज्ञा करेगा पक्का, लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि बुराइयों बहुवचन में कन्वर्ट हो चुकी है, और बहुवचन में कन्वर्ट होते ही जातिवाचक संज्ञा बन गई, तो जातिवाचक संज्ञा ठोक दो। आगे देखो, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। पहनावा क्या है? पहनावा भाववाचक संज्ञा, और पहनावे क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखो, ये तो हो चुके। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना किन किन व्याकरणिक इकाइयों से होती है वो देखो। जातिवाचक संज्ञा से होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे कैसे बनाओगे? जैसे बच्चा से बचपन, ठीक है ना, अहम से अहंकार, इस प्रकार से। तो जातिवाचक संज्ञा से होती है, सर्वनाम से होती है, विशेषण से होती है। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखो कि भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इनका कोई आकार नहीं होता। देखो भाई, इसको नोट कर लेना, क्योंकि इसका जिक्र पहले भी हो चुका है कि न तो इनको हम देख सकते, न छू सकते, और न इनको
गिना जा सकता और न ही इनका कोई आकार होता। तो किस किसी होती है? जातिवाचक सर्वनाम और विशेषण से, और किस किसी होती है? और होती है क्रिया से, अव्यय से और निरर्थक शब्दों से। अब देखो भाई, अब देखो जातिवाचक से कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्र जातिवाचक संज्ञा है, इससे बन गई मित्रता। राष्ट्र से बन गई राष्ट्रीयता। बच्चा से बन गई बचपन। और ये पढ़ने के लिए आप कोई भी 5th क्लास से लेकर और 10 लगभग 9th तक की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। उनमें सभी में ये भाववाचक संज्ञाएं बनाओ, ये उसमें मिल जाएंगी आपको। और नहीं तो कोई एक जो है कोई भी ऑथेंटिक एक गाइड खरीद लो, बहुत सारी जो है ना मार्केट भरा पड़ा है इनसे। एनसीईआरटी यदि यदि एनसीईआरटी की मिल जाए तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो हाँ, तो देखो अब सर्वनाम से कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम है जैसे अहंकार, क्या है? सर्वनाम है। अहम से बन गया अहंकार। स्व से बन गया स्वत्व। सर्व से बन गया सर्वस्व। पराया से बन गया परायापन। अब विशेषण से कैसे बनते हैं? तो ये आपको ध्यान रखनी है कि कितनी चीज़ें बन सकती है, तो 5 से बनती हैं ये। विशेषण से बनते हैं जैसे चंचल से। चंचल क्या है? विशेषण है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, चंचलता बन जाएगी। आलसी से बन जाएगी आलस्य। नीला से बन जाएगी नीलिमा। व्यथित से बन जाएगी व्यथा। धीर से बन जाएगी धैर्य या धीरता। ठीक है ना। अब क्रिया से कैसे बनती है? क्रियापद से जैसे दौड़ना से दौड़, उड़ना से उड़ान, बनाना से बनावट, जागना से जागरण, इनसे बनती है इस प्रकार से। अव्यय से कैसे बनेगी? अव्यय उपसर्ग जो होते हैं, समीप से समीपता, दिक से धिक्कार, सुस्त से सुस्ती और मना से मनाही। तो ये थी। तो दोस्तों ये था संज्ञा का चैप्टर। यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो पूरा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट क्लास इसकी MCQs की लेके आऊँगा, वहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसकी एक रहती है क्रियार्थक संज्ञा। वो क्रियार्थक संज्ञा का अलग वीडियो बनाऊंगा, कक्षा बनाऊंगा अलग। आपको पता ही नहीं होगा शायद, जो बच्चे हिंदी सब्जेक्ट इनका रहा है आगे तक वो जानते होंगे, लेकिन क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है वो उनके लिए तो एक बला के समान होगा। तो अगली कक्षा क्या होगी? MCQs की होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। कक्षा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताया करो। जो साथी नए जुड़ रहे हैं आज चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर करें और साथ साथ लाइक भी कर दिया करो भाई। हमारा मोटिवेशन तो आपके लाइक से और सब्सक्राइब से बनता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।